So students, in this class, we are going to discuss an appraisal of LPG policies. Okay. What is the meaning of an appraisal? What things you need to discuss in this point if the question is there in the exam? That write down about the appraisal of LPG policies. So students, let me tell you that each point that you have discussed in the chapter, okay, now you need to make some conclusions that what are the merits, or we can say what are the arguments in favor of these policies and what are the arguments in against of these policies. Okay, so as we know that each economic reform created created mixed reactions at different levels. Students, अलग अलग levels पर, अलग अलग sectors में, अलग अलग stages पे अलग अलग रिएक्शंस है. सब कुछ लोगों को, कुछ सेक्टर्स को इससे बेनिफिट भी हुआ एलपीजी से, और कुछ को इससे नुकसान भी हुआ था. तो अप्रेजल का मतलब होता है वी नीड टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव and negative impact. Okay, we need to identify the positive and negative aspects of these LPG policies. Is it clear? So in this point, if any topic is there related to the appraisal, so it means you need to discuss about the positive and negative impacts of that particular topic. Clear? अब आपने पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे ये बात करती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड ही क्यों थी, क्यों 1991 में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, व्हाट वर द रीजन? Okay, so the reason were, many of the reasons were there, just like we can say poor performance of public sector. Okay, the public sector was not in a condition, they were performing very poorly. ठीक है, in the last 40 years, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था 1951 to 1990. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था इंडिया के डेवलपमेंट में. ठीक, बट इंडिया में कुछ पब्लिक सेक्टर्स को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्यू पब्लिक सेक्टर्स, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग. अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो. क्यों? क्योंकि दे वर इंकरिंग वेरी मच लॉसेज incurred by the good number of public sector enterprises. ठीक है, तो जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की कंडीशन, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड थी. सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं डेफिसिट इन बीओपी. बीओपी आपको सभी को पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज द स्टेटमेंट दैट शोज द ट्रांजेक्शंस ऑफ द country with other countries of the world, whether it is import or export. ठीक है, तो हमारा जो बीओपी था वो उसकी क्या कंडीशन थी? इट वाज इन डेफिसिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट स्टूडेंट्स? दैट व्हेन एनी स्टेटमेंट, when the expenditure of any country are more than the income of that particular country, in that case our BOP is in deficit, or we can say it is in minus. ठीक है, तो बीओपी में क्या हो रहा था स्टूडेंट? हमारी जो फॉरेन पेमेंट थी, इंपोर्ट के लिए जो हम पेमेंट कर रहे थे वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट. इंडिया एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा जो बीओपी था, मतलब जो स्टेटमेंट था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो डेफिसिट में जा रहा था. तो जिसकी वजह से वी वर इन नीड टू मेक सम इकोनॉमिक रिफॉर्म. ये भी एक रीजन था कि हमें अपनी इनकम इंक्रीज करनी थी इंडिया को, जिससे कि हम अपने बीओपी को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करा सके. ठीक है, और थर्ड रीजन हम क्या कह सकते हैं? देयर वर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. इन्फ्लेशन, कुछ गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए थे कि मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था. There was a very much high in the general price level in the economy. Everyone is very much familiar about the word inflation. Rise in the general price level of the goods in the economy. क्यों हो रहा था इन्फ्लेशन? क्योंकि कुछ गुड्स जो थे उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा शॉर्ट थी कंट्री में, जिसकी वजह से जो सेलर्स थे वो उसी पर्टिकुलर गुड्स को बहुत हाई प्राइसेस पर सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया था. और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए there was a need of some economic reform. Okay, now coming to the fourth point, we can say there was fall in, or we can say there were lack of foreign exchange reserves. Okay, foreign exchange reserves.
ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सभी को पता है 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज्यादा डाउन चले गए थे कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कम थे कि दैट द इंडिया वाज नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट और दे वर नॉट एबल टू पे द बिल्स ऑफ द इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स तक भी इतना कंडीशन फॉरेन एक्सचेंज की कम थी, पुअर थी इंडिया की, कि वो अपने इंपोर्ट के बिल को भी पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। और जो हमने इंटरनेशनल कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज से लोन लिया हुआ था उसे भी हम लोग उसका इंटरेस्ट तक भी पे नहीं कर पा रहे थे। दिस वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया एट दैट टाइम। So this was also reason that India was in requirement of foreign exchange reserve, because of which they feel that we should have some reforms so that we can earn foreign exchange reserve. Clear? The next reason that we were having is huge burden of debt. Okay, huge burden of debt, it means जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था इट वाज मोर देन द इनकम। तो जिसकी वजह से अब आप खुद सोचिए, अगर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनकम, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू बोरो द मनी। ठीक है। एंड इन द सेम केस इंडिया ऑल्सो बोरो द मनी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी कंट्री के ऊपर जितने भी डेट का बर्डन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर? तो टू रीपे सच डेट, अब गवर्नमेंट को बोरो कहाँ से करना पड़ा, बैंक से भी किया, पब्लिक से भी किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी किया, बाहर की कंट्रीज से भी किया, बट दे हैव टू रीपे सच लोन। लेकिन लोन्स देने के लिए भी फाइनेंस अवेलेबल नहीं था। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट दैट you all are aware about is inefficient management. Okay, the management was very much inefficient in the public sector. Government was not able to generate the income from internal sources, जैसे टैक्स से इनकम होती है, नॉन टैक्स से इनकम होती है गवर्नमेंट को। तो पब्लिक सेक्टर इतना भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा था कि गवर्नमेंट अपनी उसमें से कुछ सरप्लस अर्न कर सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी उनकी जो इनकम थी वो इतनी कम थी कि वो अनसस्टेनेबल था। अनसस्टेनेबल मतलब प्रेजेंट के कुछ जो एक्सपेंसेस थे वो तो थोड़े बहुत स्टिल हो पा रहे थे, लेकिन फ्यूचर के लिए, रिजर्व के लिए उनके पास, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था। और एट दैट टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि अपनी जो प्रेजेंट की नीड्स हैं, जो कंजम्पशन के लिए या फिर जो एक्सपेंडिचर करने के लिए जो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती थी, उन needs को भी they have to fulfill by taking loan. I hope these points are clear. What are the points? These are the reasons of economic reforms, why the need of economic reforms was there. Now coming to the appraisal. Today we are discussing about, अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, हमारे क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे 1991 के बाद। There were reforms in the industrial sector also. There were reforms in agriculture sector also. और एलपीजी जो है हमारा वो सबसे बड़ा रिफॉर्म, हम अगर वन वर्ड में बात करें तो हमारे जो लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सभी को याद होगा क्या क्या रिफॉर्म्स थे। देयर वर रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड देयर वर डी-रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड देयर वर आल्सो एन एक्ट दैट वाज कॉल्ड MRTP एक्ट। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स भी आए थे। तो इन सबको रिफॉर्म्स को देख के आपको क्या एनालिसिस कर सकते हो, तो यू हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। ओके, तो कमिंग टू द arguments in favor of economic reforms. What were the arguments in favor of economic reforms? It means what were the positive impacts, positive aspects of these LPG policy? क्या क्या बेनिफिट हो सकता है हमें इस LPG पॉलिसी से? तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है दैट देयर वर फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए रिफॉर्म्स किए गए थे। रिफॉर्म्स कौन से किए गए थे? आई होप यू ऑल रिमेम्बर कि फॉरेन सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। रूपी को डिवैल्यू कर दिया गया था, इंडियन रूपी को और कंट्री के कंपैरिजन में कम कर दिया गया था, चीप कर दिया गया था, जिससे कि
हमारी कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही हो सके, मतलब इनफ्लो ज्यादा से ज्यादा हो सके फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे गुड्स को खरीदे। ठीक, अब आप खुद सोचिए, जब फॉरेन एक्सचेंज में इतना, फॉरेन सेक्टर में इतना वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया जाएगा, रुपी को डिवैल्यू कर दिया जाएगा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन investment. So the first positive impact of LPG policy was inflow of foreign investment. Let me tell you students कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इतनी ओपन हो चुकी थी और जिसकी वजह से देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन द FDI. What was the change? There was an increase in FDI. What is FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इट इंक्रीज फ्रॉम 100 मिलियन 1991 में जो इसका वैल्यू था दैट वाज 100 मिलियन इन डॉलर्स, ओके, अभी मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, 100 मिलियन से वो इंक्रीज हो चुका था 36 बिलियन। स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि वो 100 मिलियन से, डॉलर्स की बात कर रही हूँ मैं, यूएस में 36 बिलियन तक इंक्रीज हो चुका था इन 2015 एंड 16, ओके। सो इट वाज एन इंक्रीज इन द FDI। क्यों इंक्रीज हुआ ये? बिकॉज देयर वाज सो मेनी रिफॉर्म्स अंडर द फॉरेन सेक्टर, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने इंडिया में अपनी करेंसी को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ से ज्यादा बेनिफिट दिख रहा था, यहाँ के गुड्स उन्हें अपनी कंट्री से ज्यादा चीपर लग रहे थे, एंड देयर वाज आल्सो चेंजेस इन द tax reform. Just because of that, more and more people were started investing their currencies in the India. So the first impact was inflow of foreign investment. Is it clear? Now what we can say, अब आपको कुछ याद आ रहा है अगर कि हमारा जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में जब हमारा इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गया तो ऑब्वियसली बात है उससे ट्रेड इंक्रीज होगा। ट्रेड इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट? सॉरी, ट्रेड इंक्रीज होने से क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? इट विल इंक्रीज इन GDP, ओके, और वी कैन से इट विल कॉज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टूडेंट्स, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके ट्रेड पर। आई हैव टोल्ड यू, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपको बताया था कि द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द ट्रेड, और जब ट्रेड ही इंक्रीज करा दिया गया था विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑल्सो, तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? इट डिपेंड्स अपॉन GDP। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दैट द GDP ऑफ इंडिया स्टार्ट इंक्रीजिंग। GDP इंक्रीज, और कितने से इंक्रीज हुआ था? हमारा जो GDP था 1980 से 1981 में, वी कैन राइट 1980 से 1991 तक जो हमारा GDP था दैट वाज 5.6%, ओके, इट वाज ओनली 5.6%, ओके, बट ड्यूरिंग इट इंक्रीज फ्रॉम 5.6 टू 7.6%। GDP में इतना ग्रोथ आया हमारे, किस वजह से ग्रोथ आया था स्टूडेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ट्रेड सेक्टर विच वाज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को कोई सब्सिडीज नहीं मिल रही थी। ज्यादा से ज्यादा जो हमने आउटसोर्सिंग में भी पढ़ा है दैट देयर वाज द इंक्रीज इन आउटसोर्सिंग, इट मींस इन द सर्विस सेक्टर। तो ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर was decline, it has declined. इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम में काफी डिक्लाइन होता जा रहा था, लेकिन जो कौन सा सेक्टर था जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, जिसमें हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी, दैट वाज सर्विस सेक्टर, क्योंकि IT सर्विसेज वी कैन से, ओके, एंड मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज वर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग द रिफॉर्म। तो इसमें हमें क्या दिखाया गया है कि जो GDP इंक्रीज हुआ या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही थी? सिर्फ सर्विस सेक्टर के में इंक्रीज हो रही थी, एंड द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज डिक्लाइंड क्लियरली, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ GDP इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 8%। आपको ये ध्यान रखना है कि जो
एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो क्या माना गया था, इट वाज मोर देन 8%। ठीक है, पहले जो सिर्फ 5.6% पर एनम हमारा रहता था, अब वो ग्रोथ होकर होने लगा था 8%। मतलब जीडीपी का मतलब सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा वर्ल्ड में रेशियो जीडीपी का सिर्फ 5.6% रहता था, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड इट वाज मोर देन 8% एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ LP&G, or we can say the economic reforms. Okay. Now coming to the next topic, students, what were the next benefits of economic reforms? We can say the positive benefits. अब आपको ये दिखेगा कि then more and more people started investing in India. तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा ही, बल्कि और क्या भी इंक्रीज होने लगा, इट कॉजेज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज reserves. Okay, it causes rise in foreign exchange reserves. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सभी को पता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे, बाहर की जो करेंसी थी, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट हमारे जो इंडिया को मानते हैं, इट इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस टाइम पर अगर हम बात करें 2015-16 की, तो उस टाइम पर इंडिया वॉज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर, बट एट प्रेजेंट इंडिया इज द 1st लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर। तो रिजर्व कहाँ से आया, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे इंक्रीज हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ओके, तो इट वाज आल्सो अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। ठीक, और आपके माइंड में अगर ये आ रहा है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो एक्सपोर्ट्स को उसमें बहुत ज्यादा फेवर किया गया था, तो इट वाज आल्सो एन पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट देयर वाज राइज इन एक्सपोर्ट्स। Okay, there were rise in exports. During the reform period, students, India experienced a very high increase in exports. और किस चीज में exports को सबसे ज्यादा देखा गया था? We have already discussed in the last topic. कौन कौन से पार्ट में? You can remember in auto parts, okay, and in engineering goods, okay, in engineering goods. एंड वी कैन से इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की हमने आउटसोर्सिंग में बात की थी, आईटी सॉफ्टवेयर्स में। ठीक, और टेक्सटाइल्स में देयर वाज अ राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स आल्सो। ठीक, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर वर राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड स्पेशली फॉर ऑटो पार्ट्स, ऑटोबाई पार्ट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्सटाइल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देयर वाज अ राइज इन एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जब सभी एक्सपोर्टर्स को, one second, when all people started exporting, उन्हें एक्सपोर्ट पर कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता था, तो इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इंडिया के जो गुड्स हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाने स्टार्ट हो गए थे, और वो कौन कौन से गुड्स के लिए स्पेशली था? इट वाज फॉर ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देयर वाज आल्सो, अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी? एक और प्रॉब्लम थी, देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज सप्लाई ऑफ गुड्स देयर वाज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई थी। इट मीन्स कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, टैक्सेस कम हो गए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो रिफॉर्म्स है उन्होंने बहुत हेल्प किया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमारा जो एनुअल रेट था स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन का, वो 1991 में इट वाज 17%। जो सबसे ज्यादा नोटिस किया गया था, इट वाज 17% इन्फ्लेशन। लेकिन वो रिड्यूस होकर 2015-16 में इट कंट्रोल्स एंड बिकम्स ओनली 5.48%। इट वाज अ कंट्रोल इन इन्फ्लेशन। क्यों हुआ ये कंट्रोल? रीजन शायद सेम आपके सभी के माइंड में आ रहा होगा। इन्फ्लेशन हमेशा तभी होता है व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड्स इन अ कंट्री, बट व्हेन देयर वाज ग्लोबलाइजेशन, more and more foreign goods were there in the country, which started competition in the country, और उस competition को बीट करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से there was a reduce in the price structure of the goods,
और उनको बीट करने के लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स के प्राइसेस भी कंट्रोल में आने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो पहला जो मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर था, मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, देयर वर ओनली फ्यू सेलर्स ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स। नाउ अब वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका था। नाउ देयर वर सो मेनी सेलर्स सेलिंग द पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि हम एक गुड्स की भी, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स विच आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, टूथपेस्ट सेल करनी है, बट एट दैट टाइम देयर वर ओनली फ्यू सेलर्स जिन्होंने प्राइस को बहुत ज्यादा हाई किया हुआ था और इंडिया में इतना पीक पर पहुंच चुका था इन्फ्लेशन। ठीक है, बट व्हेन मेनी सेलर्स, मेनी प्रोडक्ट्स स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द इंडियन मार्केट, so it started controlling inflation because the monopolistic structure for few goods was now demolished. Okay, the next problem we can say was अभी हमने किया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पुअर थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी स्टार्ट की थी? स्टूडेंट्स, आपके माइंड में वही आंसर आ रहा होगा, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में देयर वाज अ इंक्रीज in the role of private sector. Okay, there was an increase in the role of private sector. As we know that abolition of licensing system was also there. Industries में licensing system को abolish कर दिया गया था और there were so many restrictions which were removed under the policy of liberalization also. जिसकी वजह से more and more private sector, more and more people started entering into the private sector. And some areas which were earlier reserved for the public sector कि भाई public sector ही इसमें डील कर सकते हैं, उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा दैट टेलीकम्युनिकेशन एंड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर ओनली, बट आज आप देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, नेटवर्क एरिया में प्राइवेट कंपनी कितनी ज्यादा एंटर हो चुकी है। और ये सब किसकी वजह से था? जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। पहले ये नहीं रिजर्वेशन किया गया था, ये जितने भी एरियाज हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, बट नाउ प्राइवेट सेक्टर आर आल्सो अलाउड टू एंटर इन दी सेक्टर। आज के टाइम में कौन सा सेक्टर है जिसमें जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है? वी कैन से ओनली डिफेंस, ओके, रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें private sector cannot enter. So it was a very much positive aspect of this LPG reform that there was an increase in the role of private sector. So students, here all the points are written in front of you that these were the positive aspects of economic reforms. I have discussed these points. अगर आपके माइंड में और भी कोई पॉइंट आ रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट? अप्रेजल का मतलब है कि आपको उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट पॉइंट्स बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. I have discussed these points. If there is any point which is coming in your mind that you want to say कि मैम ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, so you can also write yourself. So these are the points. Students, with this we have completed the positive aspects of economic reform.